नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें और कोई घुमा फिरा ना पाए। घुमाने वाले बहुत घूम रहे हैं। और साथ ही न्यूज का इकलौता फैमिली शो, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। लेकिन सबसे पहले अटेंडेंस, और आपको बताता हूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास है। सबसे पहले पीएम मोदी से नीतीश की नफरत की सीक्रेट वजह क्या है, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। नीतीश कुमार के 2024 वाले कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट कर लेंगे जरा कि कितना मामला टाइट है। सरकार गिराने और सरकार बनाने वाला वो घोटाला क्या है, उसकी जानकारी दूंगा। इसके अलावा केजरीवाल की शराब नीति का चैप्टर 2 खोलने वाला हूं। कल आपको चैप्टर 1 दिखाया था, आज चैप्टर 2 की बात करूंगा। खुद कमेटी बनाई और फिर उसकी बात क्यों नहीं मानी, यह सवाल केजरीवाल सरकार से क्यों पूछा जा रहा है, इसकी डिटेल दूंगा। गडकरी का टोल फ्री इंडिया का प्लान डीकोड भी करेंगे। मतलब आप सड़क पर चलेंगे, कोई टोल ही नहीं आएगा। कैसे होगा यह बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन और फिर खोलेंगे चैप्टर। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में 12 सितंबर को वाराणसी सिविल कोर्ट फैसला सुनाएगी। आज कोर्ट में मामले की सुनवाई खत्म हो गई। मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने अपनी अपनी बहस पूरी कर ली। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है ही नहीं और मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर आलमगीर मस्जिद के सबूत पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब और हरियाणा में 2 अस्पतालों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद में 6000 करोड़ की लागत से अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जिसे देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल बताया जा रहा है। इसके बाद पीएम मोदी ने पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस अस्पताल को 660 करोड़ की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने तैयार किया। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हैदराबाद में निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। टी राजा पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि टी राजा हैदराबाद की शांति के लिए खतरा है। बीजेपी हैदराबाद का माहौल खराब करना चाहती है। वहीं इस मामले में टी राजा के खिलाफ बच्चों से सर तन से जुदा के नारे भी लगवाए गए, जिस पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने से पहले जयवीर शेरगिल ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में जयवीर शेरगिल ने लिखा कि कांग्रेस में निजी हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब देश के भविष्य और युवाओं की विचारधारा और उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं कर रही। मुंबई में आरे मेट्रो शेड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोर्ट को भरोसा देने के बाद भी पेड़ों की कटाई की गई तो इसका सख्त संज्ञान लिया जाएगा। आज सुनवाई के दौरान मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि आरे मेट्रो शेड के लिए पेड़ों की कटाई नहीं की जा रही। इस मामले में 30 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी। इस पूरे मामले के बाद अब आपको आज की अगली खबर बताऊं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले पर परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की। सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक सोनाली की मौत के लिए सुधीर सांगवान जिम्मेदार है। सोनाली फोगाट की बेटी ने कहा कि मामले की जांच की जानी चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। 23 अगस्त को गोवा में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। मामले में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि डीजीपी पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। मध्य प्रदेश में बाढ़ से राहत और बचाव के कार्य में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जुड़ गए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान सीएम शिवराज को खबर मिली कि एक गांव में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपना हेलीकॉप्टर उसी गांव की तरफ रवाना किया। साथ ही एयरफोर्स को भी खबर दी। कुछ ही देर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाइफ बोट पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में गड़बड़ियों के साथ अब देरी भी होने लगी है। इसी को लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स और एयरपोर्ट स्टाफ के बीच झड़प भी हुई। अहमदाबाद एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे वाराणसी के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट टेक ऑफ होनी थी, लेकिन उड़ान में लगातार देरी होती रही। पैसेंजर्स का आरोप है कि अधिकारियों की तरफ से भी जानकारी नहीं दी जा रही थी। आखिरकार
शाम 4 बजे, 10:30 बजे सुबह की फ्लाइट, शाम 4 बजे स्पाइस जेट की फ्लाइट ने वाराणसी के लिए उड़ान भरी। 28 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप के लिए वीवीएस लक्ष्मण भारतीय टीम के हेड कोच होंगे। मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ के कोविड पॉजिटिव होने के कारण वीवीएस लक्ष्मण को यह जिम्मेदारी दी गई। कोविड से रिकवर होने के बाद राहुल द्रविड़ टीम के साथ जुड़ जाएंगे। एशिया कप का पहला मैच 28 अगस्त को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। तो यह हो गया दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन। और अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें पीएम मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार की नफरत की सीक्रेट वजह का चैप्टर। नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जाता है ना कि उन्होंने बिहार में नई पलटी इसलिए मारी क्योंकि उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखने लगी थी। हालांकि नीतीश कुमार खुद लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि पीएम पद को लेकर उनकी कोई दावेदारी है भी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2024 के चुनाव से 2 साल पहले यू टर्न लिया और जिस तरह से अब उन्होंने बातें करनी शुरू की, उससे यही लग रहा है कि उनके मन में 2024 बैठ गया है, एकदम सेट हो गया यहां कि 2024 तक नरेंद्र मोदी को हटाकर उस कुर्सी पर बैठना। लेकिन यहां 2024 बैठा है, उससे पहले से नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहां नफरत भी बैठी है। क्यों बैठी है आज बताऊंगा आपको। आज विधानसभा में नीतीश कुमार ने जिस तरह से बातें की वो इलेक्शन स्पीच लग रही थी, जैसे इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में सब कुछ कह दिया। यानी नीतीश कुमार अब पूरी तरह से इस टारगेट को पूरा करने में जुट गए, जहां से वो 2024 से पहले नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी का माहौल बना। एक बार पहले नीतीश जी को सुन लीजिए कि आज बिहार विधानसभा में 2024 की चुनावी लड़ाई को लेकर बोले क्या हैं, फिर जो नहीं बोले वो मैं बताऊंगा। हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिलकर के लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा, तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा। अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। अब ये काम करेंगे, 15-17 साल सीएम रह गए, अब ये काम करेंगे। अब इनका मूड बना है काम करने का, क्योंकि इनको 2024 दिख रहा है। इसके पहले पता नहीं कौन सा मुहूर्त देख रहे थे कि अब इनको काम करने का सूझ रहा है। कह रहे प्रचार प्रसार से खाली हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। काम कुछ नहीं हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं और भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था होगी। यह प्रचार से हो रहा है क्या? आईएमएफ प्रचार से बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक प्रचार से बोल देता है। लेकिन बोलने के लिए जब कुछ नहीं बच गया कि क्या बोल के बोलें कि भाई मैंने इस बार पलटी क्यों मार दी, तो काम नहीं हो रहा है इसलिए कर रहे। काम नहीं हो रहा था तो पहले छोड़ना था। बात बिहार विधानसभा में हो रही थी, इसमें 2024 की बात नीतीश कुमार ने क्यों उठाई? यानी नीतीश कुमार के मन में चल रहा है ना भाई 2024 का, और जिसके लिए वो बीजेपी से अलग होकर उस आरजेडी और लालू परिवार के पास चले गए, जिस आरजेडी और लालू परिवार के बारे में खुद इसी विधानसभा में नीतीश कुमार 5 साल पहले सवाल उठा रहे थे और भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांग रहे थे। आज बिहार में लालू परिवार से कनेक्शन वाले लोगों पर सीबीआई के छापे भी पड़ गए, तो नीतीश कुमार के मुंह से आवाज नहीं निकली। नीतीश कुमार आज सवाल पूछने की बजाय लालू परिवार की तरफ से सफाई दे रहे हैं। सुनिए 2017 में नीतीश कुमार ने इसी विधानसभा में क्या कहा था, और आज विधानसभा भी वही थी, लालू परिवार पर लगे आरोप भी वही थे, जांच भी वैसी ही चल रही थी, बस बदल गया तो एक आदमी का सुर, और उनका नाम है नीतीश कुमार। सुनिए। तो 2017 में हम अलग हो गए थे इनसे। अब बोलिए ना, इन लोगों के ऊपर जो किया गया, और उसके बाद 5 साल बीत गया, अब तो इन लोगों के पास कुछ नहीं है। जो उस समय कहा गया था इन लोगों के बारे में कि ये चीज है, और अब तो कुछ नहीं है।
आप समझ लीजिए वहां से इतना कहा गया और मेरे साथ लोग इतनी बातचीत करके अपने साथ लाए तो जो भी था हमने किया लोकसभा के चुनाव। लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या हो गया? विधानसभा के चुनाव उसका हो गया कि हम खत्म हो जाए, हमको तो कोई मतलब नहीं था भाई। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हर तरह की समस्या को दूर करने की कोशिश की और गठबंधन धर्म के विपरीत एक पार्टी के द्वारा न जाने कितने वक्तव्य दिए गए, मैंने सबको झेला है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, 15-20 से ज्यादा नहीं मिलने वाला था, 40 तक पहुंचाने वाले हम हैं। और इसके बाद हमने उन लोगों को भी कहा कि आप बीच में हस्तक्षेप करिए और रास्ता निकालिए, क्योंकि जो स्थिति है, जो जनता का वोट मिला है वो काम करने के लिए मिला है, वो भोग करने के लिए नहीं मिला है। और जब सारा दृश्य एक एक करके सामने आया तो हमने तो इतना ही कहा कि एक्सप्लेन कर दीजिए। मुझसे कहा गया कि आप बताइए क्या एक्सप्लेन करें, कि जो चार्ज लगा है उसको एक्सप्लेन करिए, जो आप पर आरोप लगा है उसका उत्तर दे दीजिए बिंदुवार। उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। कानून का सहारा बता रहे हैं। अरे जनता सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जनता सबसे बड़ी अदालत होती है और जनता के प्रति प्रतिबद्धता हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार की सेवा करने का नहीं है। और ये राज मिलता है, यह योग, यह सेवा राज भोग के लिए नहीं मिलता है, मेवा के लिए नहीं मिलता है। और जब स्थिति आ गई, मेरे लिए डिफेंड करना संभव नहीं था। तब नीतीश कुमार कह रहे थे कि डिफेंड करने लायक नहीं है लालू परिवार पर जो आरोप लगे। आज डिफेंड भी करने लग गए, कह रहे 5 साल में कुछ नहीं मिला। अगर कुछ तो तब भी नहीं मिला था। अरे भाई, एक दिन में थोड़ी होता है। उस वक्त भी आरोप थे, अभी भी आरोप हैं, तो सटे रहना था तब भी। तब कहां कह दिया था कि हाँ ये मिल गया, हो गया, जेल में डाल दिया। और 5 साल में नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला, में समझ में आ गया कि कुछ मिलेगा भी नहीं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो भूल गए कि लालू यादव पर चारा घोटाले का मामला 3 दशक चला, 3 दशक, और उसके बाद सजा हुई। तब तो जंगल राज बताते रहे, तब कहते रहे ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। तब 3 दशक का इंतजार था। आज 5 साल में पता चल गया कि अरे ये तो पाक साफ है। अब नीतीश कुमार के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा भी नहीं रह गया। अब नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है नरेंद्र मोदी। वही नरेंद्र मोदी जिनके नाम पर नीतीश कुमार 2013 में भी बीजेपी से अलग हो गए थे और फिर 2014 के चुनाव में बुरी तरह से हारे, खत्म हो गए थे। लेकिन आजकल फिर नीतीश कुमार उसी 2013 वाली हवा में है। तेज उनका बढ़ गया है कि 2013 में जैसे हम अलग हुए थे, अब अलग होंगे और नरेंद्र मोदी को खत्म कर देंगे पॉलिटिकली, और इसीलिए नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। आज विधानसभा में क्या बोले हैं सुनिए, फिर बताऊंगा कि ये नरेंद्र मोदी से इनको इतनी तकलीफ क्यों। 75वां साल में कह रहे थे कि ये होगा, ये होगा। अरे भाई, आजादी की लड़ाई में कहां थे? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? तो आजकल कुछ ना कुछ कहते रहेंगे और उसके बाद अंत में ये तो बापू को भी खत्म करेंगे। ये आप जान लीजिए, क्योंकि जिस तरह से, और एक बात और, समाज में बिना मतलब का टकराव पैदा करना, और कभी भी हिंदू मुस्लिम का कुछ झंझट नहीं है, लेकिन कुछ लोग चक्कर में रहते हैं। समाज में तो कुछ ना कुछ इधर उधर सोचने वाला होगा ही, तो कहीं ना कहीं इधर से उधर करना और उसका लाभ लेना। तो अब हम लोग एकजुट हुए हैं, एक एक गांव, एक एक जात, हर लोगों के बीच में इस सब बात को हम लोग रखेंगे। आई क्या चीज है? ये तो भाग गया, ये भाग गया। आप लोग भी जान लीजिए, 2010 में हम इन लोगों के, हमारे साथी थे, लेकिन आप जानते हैं माइनॉरिटी ने वोट किया, और कहां किया? गया में भी वोट दिया,
सारे पत्रकारों ने वहां से वोट किया कि मेरे साथ थे, मेरा साथ दे रहे थे, और मेरे चलते मेरे लाई बीजेपी को भी मुस्लिम लोग साथ दे दिए थे गया में। और आज गया में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या गया के बारे में बोल रहे हैं, जो हम एक एक चीज वहां पर काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए, इन लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ झंझट पैदा करना समाज में। और जब सब एकजुट होकर के रहेंगे तो उसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा। बीच के कुछ साल निकाल दीजिए तो नीतीश कुमार और बीजेपी का साथ 2 दशक से भी ज्यादा पुराना रहा है। वाजपेयी जी के जमाने में सरकार में मंत्री रहे। इनको 2 दशक में समझ में नहीं आया कि बीजेपी जो है और आरएसएस जो है वो आजादी में कोई योगदान दी थी कि नहीं। इनको 2022 में जाके समझ में आ रहा है कि आजादी की लड़ाई में इनका योगदान क्या था। इनको 2 दशक में समझ में नहीं आया कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कराती है कि नहीं कराती है। इतना दिन सट के रह गए, अब समझ में 2022 में आ रहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कराती है। 2017 में आरजेडी को और कांग्रेस को छोड़ रहे थे तो कहे थे कि हम मेरी वजह से आपको सीट आई। आज बीजेपी को छोड़ रहे हैं तो कह रहे हैं बीजेपी को मेरी वजह से सीट आई। सबको सीट इनकी वजह से आती है, लेकिन इनकी खुद की सीट नहीं आती। इनके खुद का बहुमत नहीं आता। हर बार किसी का हाथ पकड़ के कुर्सी पे बैठना पड़ता, जरा बैठा दो। इतने जबरदस्त पार्टी, इतना करिश्माई नेता, और सीट घट के आ गई है 40 के ऊपर। आरजेडी भी आगे, बीजेपी भी आगे, और सबको जिताते यही हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से इतनी दिक्कत क्यों है भाई। इस दिक्कत को इस बात से आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों कुछ सालों के अंतर में ही सीएम बने थे। मतलब जो पॉलिटिकल करियर का उफान बढ़ा पे आया वो दोनों का लगभग बराबरी में आया। नीतीश कुमार 2005 में पहली बार बिहार के फुल टर्म सीएम बने। नरेंद्र मोदी पहली बार 2001 में गुजरात के सीएम बने। लेकिन आज नरेंद्र मोदी 8 साल से प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार की गाड़ी वहीं फंस के रह गई बिहार में, मुख्यमंत्री से आगे बढ़ ही नहीं पाए। नीतीश कुमार के पास आज भी मुख्यमंत्री की ही कुर्सी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चले गए। नीतीश कुमार आज भी बिहार में अपनी पार्टी की सीटें नहीं बढ़ा पा रहे। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पार्टी को 2 बार बंपर बहुमत दिला दिया। नीतीश कुमार बिहार में भी जाएं तो कई बार चुनावी सभाएं खाली रह जाती हैं। नरेंद्र मोदी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं। तो होता क्या है कि जब 2 लोग एक साथ, क्या होता है, एक साथ अगर आप एक जगह ऑफिस में काम करना शुरू कीजिए और एक बन जाए मैनेजर और आप जो है वो नीचे कलम घसते रह जाइए, तो दिक्कत उसके आगे बढ़ने से हो जाती है। नीतीश कुमार के साथ वही हो गया। इनको सिर्फ पीएम की कुर्सी नहीं दिख रही, इनको दिख रहा है कि ये पहुंच गया, मैं कैसे नहीं, हम तो साथ चले थे लगभग। नीतीश कुमार इसलिए आज भी सीएम से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, क्योंकि नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी से कोई तुलना नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों। 2010 में तुलना कर रहे हैं तो जरा आपको समझना भी ना पड़ेगा कि क्या आपने काम किया, क्या नहीं किया। तुलना करने का मन तो सबका कर जाता है। 2010 जेडीयू के विधायक कितने थे? जेडीयू के विधायक हुआ करते थे उस वक्त बिहार के अंदर 115 और आज हम 2022 में खड़े हैं। 2022 में जेडीयू के कितने विधायक बच गए हैं? 45 विधायक। 115 से ये गिर के आ गए हैं 45 पे, और हर जगह लेक्चर देते हैं कि मैं ही तो जिताता हूं कांग्रेस को, मैं ही तो जिताता हूं आरजेडी को, मैं ही जिताता हूं बीजेपी को। और 2010 में जो बीजेपी है उसके विधायक जो थे, उसके सांसद थे। अब ये जेडीयू की बात हो गई। मतलब आप देखिए, इन्होंने भाई, इनकी पार्टी बिहार में है तो उस हिसाब से बात की। अब नरेंद्र मोदी की बात की थी, ये हो गए नीतीश, ठीक है। अब आप यहां देखिए मोदी, और चूंकि मोदी के हिसाब से देखिएगा 2010 में बीजेपी के सांसद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी अब केंद्र में हैं, तो बीजेपी के सांसद 2010 में कितने थे? 116। और आज 2022 में नरेंद्र मोदी कहां लेकर आ गए हैं? 303 पर। 303 पर एक आदमी 116 से बढ़ाकर सांसदों को 303 ले गया। एक आदमी एक ही राज्य में सीमित है और कहीं है भी नहीं, वहां घटकर 45 पर आ गया, लेकिन इनको पीएम बनना।
2014 में बीजेपी की सरकार जो थी वो थी 8 राज्यों में, 8। आज बीजेपी की सरकार है 2022 में 17 राज्य में सरकार है। ये नरेंद्र मोदी के राज्य में हुआ है, उनके राज्य में बीजेपी ने किया है, ये सब मोदी के राज्य में। तो जो आदमी डिलीवर कर रहा है उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डिलीवर करके ना दिखाना होगा बॉस। नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की चिढ़ की एक और वजह है। आज खुद नीतीश कुमार ने बताया कि पुराने नेता नीतीश कुमार की बात मान लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। सुन लीजिए एक बार। और आप जान रहे हैं हम काहे अलग हुए 13 में जी? हमको कितना मानते थे सब लोग, तीनों लोग, सारे नेता, जो सबसे बड़े नेता थे। जब पहली बार ये पार्टी बनी तब अटल जी, और उसके बाद बोलिए अडवाणी जी, सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। हम जिस कॉलेज में यहां पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उस समय हम केंद्र में थे, और उसमें हमने कहा कि भाई हमें आप पढ़े हैं, ये सबसे पुराना है, जब देश में मात्र 5 था इंजीनियरिंग कॉलेज, और आप इसको काहे नहीं किए, इसको भी करिए। तो उस समय उसको स्वीकार की, अलग से कैबिनेट मिला है, सब एक एक मेरी बात मानते थे। तो हम तो चाहते थे जरा जान लीजिए 13 में कि अटल जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई इसमें बाकी जो नेता हैं इन लोगों का होना चाहिए। अडवाणी जी का हम तो उनके लिए कर रहे थे। जब ये लोग सुन लो, अरे आप बच्चे उसमें तुम्हारे पिता थे, तुम लोगों को क्या मत, आपको क्या मालूम है? श्रद्धे आप जान लीजिए, उसको जब ये लोग नहीं माने, इसीलिए हम 17 में अलग हो गए थे आप लोगों से। ये नीतीश जी का अकेले का दर्द नहीं है कि 2014 के बाद जो केंद्र में बाह मरोड़ कर काम करा लेने का एक कल्चर इस देश के अंदर था, वो बंद हो गया है। देश हित के हिसाब से चीजें होने लगी हैं, नेता हित और राजनीति के हिसाब से नहीं होती। ये इनका दर्द नहीं। कई पत्रकारों को भी लगता है कि पहले की सरकार में बहुत कुछ अपने हिसाब से करा लेते थे, अब वो भी नहीं करा पाते हैं तो परेशान घूमते हैं। उनकी जैसे दिमाग में नहीं फितूर टाइप चलता रहता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब नरेंद्र मोदी मान लीजिए इनकी बात नहीं मानते थे, तो नीतीश कुमार 2017 में उनके साथ क्यों सटे, क्यों उनके साथ गए, और 5 साल नरेंद्र मोदी के साथ कैसे रहे? कैसे कम सीटें आने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सीएम बना दिया? अगर नहीं सुनते थे तो, इज्जत नहीं करते थे तो। और यह भी लगातार कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन का चेहरा और नेता नीतीश कुमार ही रहे। जिन लोगों के साथ आज नीतीश कुमार बैठे हैं, वो लोग खुद नीतीश कुमार के बारे में नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कह रहे थे, वो आपको दिखा रहा हूं। बहुत पुरानी बात भी नहीं है। अभी आपको मार्च का ये जरा ट्वीट यहां डालिए, दिखाता हूं। नीतीश कुमार के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता, वो इधर से उधर बात घुमा देते हैं। अभी मार्च का आरजेडी का ट्वीट यहां डालिए, दिखाता हूं दर्शकों को। और वो ट्वीट ये कहता है कि कैसे नरेंद्र मोदी के सामने जो है, जब ये क्लोज शॉट करके दिखाइए। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का ये ट्वीट है, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, अब जरा मिट्टी में लेटकर पैर पकड़ना ही बाकी बचा है। आज की तस्वीर, मतलब झुक के नरेंद्र मोदी से हाथ मिला रहे हैं और कहते हैं कि सुनने वाला आदमी नहीं है, तो इतना झुके जा रहे थे। और डेट जो है वो मार्च 25 की है, 2022 की। अभी मार्च तक जब तक सटे हुए थे, तब नरेंद्र मोदी के सामने झुककर हाथ पकड़ रहे थे, और जिनके साथ आज सटे हैं वही कह रहे थे कि देखिए कैसे झुक गए। अभी कुछ दिन पहले तक, मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, नीतीश कुमार कहते थे कि मोदी जी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अब रिश्ता क्या टूटा कि सब खत्म हो गया। नीतीश कुमार तो खुद कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला नहीं है। वो बयान सुनिए। सफल वही व्यक्ति होता है जो फ्रंट से लीड करता है, और इस मामले में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फ्रंट से लीड करते हैं। लीड भी करना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी,
अगर सफलता है तो उसका श्रेय मिलेगा, अगर कोई कठिनाई आएगी तो उसकी भी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, और ये हिम्मत का काम है। नीतीश कुमार आज इसलिए भी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे क्योंकि आज सीबीआई ने लालू यादव के रेल मंत्री घोटाले रहते उस घोटाले को लेकर छापेमारी की। जिस तरह के घोटाले की वजह पर 2017 में नीतीश कुमार ने लालू परिवार से नाता तोड़कर सरकार गिरा दी। आज बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का फ्लोर टेस्ट भी था, इसलिए विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि फ्लोर टेस्ट से पहले इस तरह की छापेमारी से डराया जा रहा है। विधानसभा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कहा, एक बार उनको भी सुनिए, फिर आपको इस घोटाले की पूरी कहानी बताऊंगा जिसमें आज छापेमारी हुई। लोग एक हुए हैं तो आप लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है? असल में आप लोगों को जो पीड़ा हो रही है, आप डर चुके हैं, उसने जमाई को आगे कर दिया, आप लोग पीछे हो गए, आप लोग पीछे हो गए। और असली पीड़ा, असली बोल दिया हम पार्लियामेंट्रियों को निकाल देगा, असली अध्यक्ष महोदय, असली पीड़ा जो है, इनकी असली पीड़ा जो है वो डर है 2024 का। असल में ये लोग डरते हैं कि अगर हम सब लोग एकजुट हो जाए तो बिहार से जो संगीन लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, उनका सफाया हो जाएगा। असल जो वो है, कोई किसी तरीके का डर बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। दरअसल सीबीआई रेड को लेकर इस तरह की बातें की गई कि ये सब फ्लोर टेस्ट के दिन ही क्यों हुआ, जबकि सच ये है कि जिन लोगों पर छापे मारे गए उनमें से कोई भी सिटिंग एमएलए ही नहीं। तो जब सिटिंग एमएलए नहीं है और उसके यहां छापा पड़ रहा है तो सरकार बनने से रोकने का तरीका कैसे हो सकता है? इसका फ्लोर टेस्ट से कैसे लेना देना हो सकता है? सच ये भी है कि ये छापे किसी भी दिन होते तो इसी तरह की बात होती कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। सबका यही गाना है कि दुरुपयोग हो रहा है। किनके यहां छापे पड़े जरा आपको यह भी बता देता हूं कि किस किस के यहां छापे पड़े। जो लोग हैं जिनके यहां छापे पड़े, जिनके ठिकानों पर सीबीआई के छापे पड़े, इनमें पहला नाम सुनील सिंह का है। ये आरजेडी के एमएलसी हैं और लालू यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। दावा यह भी है कि लालू यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी सुनील सिंह को राखी बांधती हैं। आरजेडी के कोषाध्यक्ष का पद भी इन्हीं के पास है, यानी आरजेडी के पैसों का हिसाब किताब भी यही रखते हैं। लालू यादव के साथ सुनील सिंह की यह तस्वीर आपको दिखाता हूं। लालू यादव ने जो तस्वीर अभी आपके सामने आएगी, डालिए जरा उस तस्वीर में। यह तस्वीर लालू यादव ने सुनील सिंह के सिर पर हाथ रखा हुआ है। तस्वीर से यह महसूस होता है कि सुनील सिंह लालू यादव के परिवार के कितने करीबी। अब दूसरे लोगों के भी नाम सुन लीजिए। दूसरा नाम अशफाक करीम का है। यह आरजेडी के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम तेजस्वी यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। 2018 में तेजस्वी यादव ने इन्हें अपनी पार्टी से राज्यसभा का सांसद बनवाया। अशफाक करीम के बारे में कहा जाता है कि इनका बिहार में शिक्षा का साम्राज्य है। ये कटिहार मेडिकल कॉलेज के एमडी और फाउंडर चेयरमैन है। इनके यहां छापा पड़ा तो राज्यसभा सांसद है, इनका क्या फ्लोर टेस्ट से लेना देना। तीसरा नाम आरजेडी के राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद का है। फैयाज अहमद को इसी साल मई में आरजेडी से राज्यसभा भेजा गया है। फैयाज अहमद बिहार में कई स्कूल, बीएड कॉलेज, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। अब ये राज्यसभा में इनका क्या लेना देना फ्लोर टेस्ट से। चौथा नाम पूर्व एमएलसी सुबोध राय का है। सुबोध राय को लालू यादव का बेहद करीबी बताया जाता है। दावा है कि सीबीआई को सुबोध राय के घर से कई जरूरी कागजात मिले। तो ये तो पूर्व एमएलसी हैं, इनका फ्लोर टेस्ट से क्या लेना देना। इस लिस्ट में अबू दोजाना का नाम है, जो आरजेडी के पूर्व विधायक है। ये भी पूर्व विधायक है। आरोप है कि पटना में लालू यादव के परिवार का एक मॉल बन रहा है, जिसका काम अबू दोजाना ही देखते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि रेलवे टेंडर घोटाले के पैसे से ही यह मॉल बन रहा है। सुभाष यादव लालू यादव के परिवार के करीबी हैं। सुभाष यादव का बालू का कारोबार है। सुभाष यादव पर पहले भी टैक्स चोरी का आरोप लग चुका है। सीबीआई ने नागमणि यादव के ठिकानों पर छापेमारी की। नागमणि यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के निजी सचिव हैं। लालू यादव के परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। यानी ये वे सभी लोग हैं जिनका लालू परिवार से कोई ना कोई कनेक्शन है। और सीबीआई की यह छापेमारी रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़ी, जिसमें आरोप है कि लालू यादव जब देश के रेल मंत्री थे, उस दौरान 2004 से लेकर 2009 के बीच रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन ली गई।
आरोप है कि लालू यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली। इसी मामले में लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और आज इसी सिलसिले में 7 आरजेडी नेताओं के 24 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बिहार के अलावा सीबीआई ने गुरुग्राम में 2 जगहों पर छापेमारी की। जिन जगहों पर छापेमारी की गई उनके नाम है अर्बन क्यूब्स मॉल और व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन। विपक्ष का आरोप है कि अर्बन क्यूब्स मॉल तेजस्वी यादव का, लेकिन तेजस्वी यादव इससे इनकार कर रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि गुरुग्राम के अर्बन क्यूब्स मॉल से उनका कोई संबंध ही नहीं। उन्होंने अपनी सफाई में आज जो कहा वो सुनवा देता हूं। और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। अच्छी बात है। तो ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, एक एजेंडा पेश किया जा रहा है। मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट। सीबीआई के एफआईआर की बात हो रही है। ये वो सीबीआई के एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। 2004 से 2009 के बीच हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम में कुल 17 आरोप, जिसमें पहले नंबर पर लालू यादव का नाम लिखा हुआ है। इसमें मिस्टर लालू प्रसाद यादव, नेम अक्यूज नंबर 1। दूसरे नंबर पर लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का नाम है। तीसरे नंबर पर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा यादव का नाम है। चौथे नंबर पर लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव का नाम। मेरे पास इस एफआईआर की जो कॉपी है वो इसी साल 18 मई को दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों का एक्शन सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, यह भी आपको बता दूं, क्योंकि नैरेटिव यह था कि वहां फ्लोर टेस्ट था इसलिए हुआ। आपको बताया कि जिनके यहां छापे पड़े उनमें से कोई विधायक नहीं था, तो फ्लोर टेस्ट से लेना देना नहीं था। दूसरा कि बिहार में सिर्फ छापा नहीं पड़ा, झारखंड में खनन घोटाले की जांच को लेकर ईडी ने बड़ी छापेमारी। इसमें प्रेम प्रकाश नाम के लाइजनर के 11 ठिकानों पर ईडी ने छापे डाले। कहा जाता है कि प्रेम प्रकाश का झारखंड के पावर सर्किल में बड़ा दबदबा है और आरोप लगते हैं कि यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी करीबी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस छापेमारी में प्रेम प्रकाश के एक ठिकाने में अलमारी से 2 AK-47 मिली। पहले सवाल उठा कि कैसे AK-47 जैसा हथियार इसके पास था। फिर बताया यह गया कि यह AK-47 प्रेम प्रकाश के सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों के थे। सवाल यह है कि यह लाइजनर को सुरक्षा क्यों दी थी भाई? और जिस अलमारी से एक AK-47 मिली उसी में 60 कारतूस भी थे। रांची पुलिस अब सफाई दे रही है कि प्रेम प्रकाश की सुरक्षा में लगे दोनों जवान बारिश की वजह से अपनी AK-47 प्रेम प्रकाश के घर में अलमारी में रखकर चले गए। आज जब दोनों जवान अपने हथियार लेने पहुंचे तो ईडी की छापेमारी चल रही थी। प्रेम प्रकाश के घर में हथियार रखने वाले जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि एक तो लाइजनर को AK-47 धारी सुरक्षाकर्मी क्यों मिले थे, और दूसरी बात, ऐसा कहां होता है बॉस कि सुरक्षाकर्मी अलमारी में रख के चला जाए कि भैया हम जा रहे, बारिश हो रही, मेरा रख लीजिए, AK-47 रख लीजिए। इस प्रेम प्रकाश के बारे में दावा किया जाता है कि इसका नेपाल में होटल्स का कारोबार है। बड़ा कारोबारी बनने से पहले वो मिड डे मील में अंडा सप्लाई करता था। अंडा सप्लाई करता था, आज बहुत बड़ा नाम हो गया। अंडा सप्लाई करते करते वो झारखंड के सीएम का करीबी बन गया। हेमंत सोरेन का करीबी बनने के बाद वो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने लगा। आज की तारीख में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक उसकी डायरेक्ट पहुंच है। झारखंड की नई उत्पाद नीति बनाने में भी प्रेम प्रकाश का दखल रहा है, कहा जाता है। शराब रिटेलर्स के यहां स्टाफ नियुक्ति को लेकर भी वे विवादों में रहा है। प्रेम प्रकाश को 2 बॉडीगार्ड मिले हुए थे। प्रेम प्रकाश रांची में MS धोनी के घर के पास ही आलीशान बंगला बनवा रहा था। पिछले साल सीबीआई के छापे के बाद बंगले का काम रोक दिया गया। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेम प्रकाश पर पटना में लालू यादव के घर से मोबाइल चोरी का भी आरोप लगा था, जिसके बाद लालू यादव के गार्ड्स ने इसको जमकर पीट दिया था। यह भी है। सवाल यह है कि जब इस तरह के लोगों के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं और इनसे जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही है, तो फिर इसे राजनीति से कैसे जोड़ा जा सकता है? लेकिन आजकल राजनीति का फैशन है कि जब भी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो तो उसे तुरंत राजनीति से जोड़ दीजिए। इसी तरह दिल्ली में राजनीति हो रही है। कल मैंने आपको केजरीवाल की शराब नीति का चैप्टर 1 दिखाया।
आज चैप्टर 2 सुनिए। दिल्ली में शराब नीति में गड़बड़ी के आरोपों की सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन नेताओं ने इसे राजनीति से जोड़ दिया। कभी कहा कि नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल से घबरा गए और मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई भेज दी। कभी कहा कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव को लेकर घबरा गए क्योंकि 2024 में नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल का चुनाव होगा। कभी कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात में केजरीवाल की लोकप्रियता से परेशान हो गए। 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्हें बीजेपी ने आम आदमी पार्टी तोड़ने का ऑफर दिया था। आज ये आरोप लगा दिया कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और एक एक विधायक को 20-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। जब विधायक को 20-25 करोड़ का ऑफर ही दे रहे थे तो फिर मनीष सिसोदिया से क्या बात कर रहे थे, उधर ही दे देते फिर। लेकिन कह दिया जाता है कुछ भी, क्योंकि उसके बाद पलट के कोई लॉजिकल सवाल तो पूछता नहीं। सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या बोल रहे हैं। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के बड़े नेता हैं जो मेरे जानकार भी हैं और मेरे जानकारों के जानकार भी हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, अगर आप नहीं आते हैं तो आपके साथ भी जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो लोग वही करेंगे जो मनीष सिसोदिया जी के साथ किया। मैंने कहा मनीष सिसोदिया तो बेकसूर है। कह रहे हमें पता है वो बेकसूर है, हम जानते हैं। आप सोचो जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। इतना ऐसा बोलते कि हंसी आ जाती है। पहली बात, जिस ऑफर की बात की गई उसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। क्या बोले थे कि सही समय पर और बड़े मंच पर इसका खुलासा किया जाएगा कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी से जुड़ जाने और आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए कहा गया है। अच्छा, मनीष सिसोदिया बोले कि मुझे टेक्स्ट आया है। दूसरी नेता बोली कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है। टेक्स्ट है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है, अभी समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है वो अभी तक दिखाया नहीं गया कि सही समय पर सही समय क्या है। अभी जो है वो अच्छा मुहूर्त नहीं है, क्या है जो इसका इंतजार हो रहा है। दूसरी बात कि सिर्फ 4 विधायक ही क्यों सामने आए कि भाई उनको बीजेपी जो है वो तोड़ना चाहती है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक, 62 में से मान लीजिए 4 को तोड़ने की बात भी कर रहे हैं, तो 4 से सरकार थोड़ी गिरेगी। 62 से 4 घटा लीजिए, 58 हो जाएगा। और वैसे भी 4 अगर इधर उधर जाएंगे तो दल बदल कानून के तहत वो खुद ही खत्म हो जाएंगे, उनकी विधायकी चली जाएगी। तो 4 से क्या होना है। तीसरी बात, बीजेपी के पास दिल्ली में 8 सीट है। 4 विधायक लेकर वो दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते। 8 में 4 जोड़ दीजिए, 12 हो जाएंगे। 12 क्या कर लेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के आरोप गले से नहीं उतरते। अच्छा, क्या है, हर आदमी कह देता है कि नरेंद्र मोदी मुझसे डरते, केजरीवाल से डरते हैं, ममता बनर्जी से डरते हैं। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं मुझसे डरते हैं, तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश जी से डरते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मुझसे डरते हैं, मैं तो लोकसभा में चला जाऊंगा तो भूचाल आ जाएगा। एक बार तय ही नहीं कर पा रहे ये लोग कि किससे डरते हैं, और सबसे डरते हैं तो जीतते कैसे हैं ये भी नहीं समझ में आ रहा। चौथी बात, 2020 में आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक और पूर्व नेता आदर्श शास्त्री ने आरोप लगाया था कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 10 से 20 करोड़ में टिकट बेचे। सवाल यह है कि अगर विधायकों के टिकट का रेट 20 करोड़ रुपए है जो उस आरोप में था, तो फिर उन्हें 20 करोड़ का नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा ऑफर होता। भाई अगर वो आरोप सही है तो उस हिसाब से चलिएगा, तो वो बोलेगा कि 20 करोड़ से तो मुझे टिकट मिला है, तो मैं 20 करोड़ लेके क्या करूंगा। क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक 50 करोड़ में बिक गए, तो फिर दिल्ली के विधायक इतने सस्ते हैं क्या कि 20 करोड़ में बिक जाएंगे, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। इन बातों से तो यही लगता है ना कि विधायकों की खरीद फरोख्त के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों का कोई ठोस आधार है ही नहीं, दिख नहीं रहा। या तो दिखा दीजिए, हम भी दिखाएं, चलाएं कि भाई देखिए ये रिकॉर्डिंग है, फलाना बीजेपी के बड़े नेता सांसद जो है वो खरीदने की बात कर रहे हैं। इसलिए कई लोगों का यह अनुमान है कि नई शराब नीति में गड़बड़ियों की जांच से ध्यान भटकाने के लिए राजनीति के पैतरे चले जा रहे हैं। कई लोगों को यह भी लगता है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी और राजनीति बदलने के आधार पर टिकी थी,
और ऐसे आरोपों से वो आधार हिल रहा है, तो इसलिए जो है उस आधार को बचाने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप बीजेपी ने भी लगाए और वो शराब नीति को लेकर नई सबूतों का दावा कर रही है। बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू करने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने 2 बड़ी सिफारिशें की थी जिसे दिल्ली सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पॉइंट नंबर 1.1.1 में यह सिफारिश की थी। ये रिपोर्ट है, उसकी कॉपी मेरे पास भी मौजूद है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर व्यापार में होलसेल ऑपरेशन को सरकार के अंडर होना चाहिए। यह कमेटी ने सिफारिश की। यह मॉडल वैसा ही है जैसा कर्नाटक में है, जहां कर्नाटका स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड सरकारी कंपनी है। यह भी सिफारिश की गई कि जो कंपनी सरकार के अंडर होगी वो सिर्फ ऑपरेशन और डिपो का मैनेजमेंट देखे, लॉजिस्टिक ऑपरेशन में दखल ना दे। अब बीजेपी का आरोप है कि आबकारी नीति बनाते हुए कमेटी की इस अहम सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया गया और होलसेल ऑपरेशन में प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे दी गई। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि प्राइवेट प्लेयर्स को बिना टेंडर के, बिना पब्लिक नोटिस के एंट्री दी गई। बीजेपी का आरोप यह भी है कि कमेटी के एक और बड़े सुझाव को सरकार ने दरकिनार किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि शराब बेचने के रिटेल बिजनेस में बड़े प्लेयर्स की जगह लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इंडिविजुअल प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शराब बेचने के 3 मॉडल की चर्चा की थी। पहला मॉडल था कि जो मौजूदा मॉडल जिसमें रिटेल लाइसेंस प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को दिए जाते हैं। दूसरा मॉडल जिसमें लाइसेंस किसी व्यक्ति को दिया जाए और समय समय पर लाइसेंस को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और तीसरा मॉडल, इस मॉडल में सीमित प्लेयर्स को लाइसेंस देने की बात कही गई। कमेटी ने तीनों मॉडल के फायदे और नुकसान गिनाए और निष्कर्ष निकाला कि इस बात पर जोर होना चाहिए कि लिकर ट्रेड में यानी शराब बेचने में कोई एकाधिकार ना हो। इसलिए यह जरूरी है कि लाइसेंस धारियों का भी नियमित रोटेशन होना चाहिए, कि आप सबको मौका दीजिए। एक ही आदमी जो है कब्जा करके बैठ जाए, वो नहीं होना चाहिए। साथ ही लाइसेंस उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो एक निश्चित शर्त को पूरा करते हों। इससे यह होगा कि ऐसी कंपनियों पर रोक लगेगी जो डमी डायरेक्टर या पार्टनरशिप के बल पर फर्जी स्वामित्व हासिल करते हैं। यानी एक तरीके से कहिए तो कमेटी इस पक्ष में थी कि रिटेल में सिंगल प्लेयर्स को तय शर्तों पर मौका दिया जाना चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि स्पष्ट सिफारिश के बाद भी बड़ी कंपनियों को लाइसेंस दे दिया गया। मैन्युफैक्चरर्स भी रिटेल सेक्टर में आ गए। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी लाइसेंस दे दिया गया और बदले में कमीशन लिया गया और यह पैसा आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव पर खर्च किया। यह बीजेपी आरोप लगा रही है। इतना रिकमेंडेशन, क्लियर कट रिकमेंडेशन, इसमें किसी प्रकार की कोई एम्बिग्विटी नहीं है मनीष सिसोदिया जी। उसके बावजूद आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया और आपने शराब माफिया को, जिन्होंने कार्टेल बनाया, उन कार्टेल कंपनियों को आपने दिया, उन बड़ी कंपनियों को आपने दिया जो मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट अलाउड इनटू रिटेल। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रिटेल में नहीं आ सकते हैं। आपने कमीशन लेके मैन्युफैक्चरर्स जो थे उनको रिटेल में लेके आके इंडिविजुअल तो दूर, मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया। और तो और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उनको भी आप लेके आके इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि मोटा माल मिला। पंजाब के चुनाव के समय मोटे माल की आवश्यकता थी। जिसने मोटा माल दिया, इस रिपोर्ट को दरकिनार करके मोटा माल जेब में। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि नई आबकारी नीति में एक एक कंपनी के नाम करीब 55 ठेके कर दिए गए और इसके बदले कमीशन लिया गया। इन सब के बावजूद जिन कंपनियों को रिटेल के ठेके दिए गए उनमें से 19 कंपनियों ने कुछ महीने में सरेंडर कर दिया। मार्च से लेकर जुलाई के महीने के बीच 19 कंपनियों ने ठेके सरेंडर किए। बीजेपी ने पूछा कि जब पहले बिडर ने सरेंडर कर दिया तो दूसरे बिडर को क्यों मौका नहीं दिया। जिस कमेटी के आधार पर बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए हैं, वो कमेटी मनीष सिसोदिया ने ही सितंबर 2020 में गठित की। मार्च 2021 में कमेटी ने अपनी सिफारिशें दिल्ली सरकार को दी। यह 3 सदस्यीय कमेटी थी जिसमें तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर रवि धवन चेयरमैन थे। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर एक्साइज संदीप मिश्रा और एडिशनल कमिश्नर ट्रेड एंड टैक्सेस आनंद कुमार तिवारी इसके सदस्य थे। लेकिन
अब आरोप यह लग रहा है कि अपनी ही बनाई कमेटी के इस रिपोर्ट को उसी सरकार ने, यानी अरविंद केजरीवाल सरकार ने दरकिनार कर दिया और कई फैसले लिए जो बीजेपी आरोप लगा रही है। यह था केजरीवाल की शराब नीति का चैप्टर 2। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। पहले नारे लगने लगे, फिर देखते ही देखते नौबत हाथापाई की आ गई। धक्का मुक्की होने लगी, एक दूसरे को देख लेने की धमकियां दी जाने लगी। और तस्वीर कहां से आई जानते हैं? तस्वीर वायरल हुई महाराष्ट्र विधानसभा परिसर से, जहां आज सुबह विधानसभा के बाहर सीएम शिंदे और ठाकरे गुट के विधायकों के बीच झड़प हो गई। दरअसल सीएम शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुबह विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। ये सभी लोग पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार यानी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान घोटालों का भी जिक्र किया जा रहा था। तभी महाविकास अघाड़ी के कुछ विधायक वहां पहुंचे और अपनी ओर से घोषणाएं और नारेबाजी करने लगे। दोनों गुट आमने सामने आ गए और हालात बेकाबू हो गए। हालात संभालने के लिए आसपास तैनात सुरक्षा कर्मियों को वहां दखल देना पड़ा, लेकिन उन्हें उलझे हुए विधायकों को अलग थलग करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। फ्लावर नहीं, फायर है ये। रॉकेट की गर्जना सुनिए, पीछे धुएं का गुबार देखिए और समझिए कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ये कैसे हिंद के शूरवीरों का सिंहनाद है। तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर से आई, जहां पोखरण में पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और टेस्ट में रॉकेट ने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। पिनाका का ये अपग्रेड वर्जन करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को सफलतापूर्वक हिट कर सकता है। ये अपने साथ करीब 100 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है। नए पिनाका अपग्रेडेड वर्जन रॉकेट ने सभी परीक्षणों में सटीक निशाने लगाए। ये पिनाका का नया सिस्टम अपने नए मानकों पर एकदम खरा उतरा। इस नए सिस्टम से रॉकेट दागने के बाद भी उसकी दिशा को मोड़ा जा सकता है। इससे किसी गाड़ी, बंकर, बेड़े, तोप या किसी भी टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में एक साथ दिखी 7 नई खुदी हुई कब्रें और उनके ठीक बगल में कॉफिन में रखी हैं कई लाशें, जिन्हें दफनाने के लिए यहाँ पर धार्मिक क्रियाकर्म कर रहे हैं फादर आंद्रिये। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर यूक्रेन के बुचा शहर से आई। वही बुचा शहर जहाँ रूस के सैनिकों पर मार्च-अप्रैल के महीने में नरसंहार के आरोप लगे थे। लेकिन ये अंत भी नहीं है। यहाँ कब्रिस्तान में सैकड़ों लाशों को दफनाने के लिए ऐसी सैकड़ों नई कब्रें खोदी गई हैं। फादर आंद्रिये ने कुल मिलाकर यहाँ 116 शवों को एक साथ दफनाया, जिनमें 30 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल थे। बूचा की ये तस्वीर इसलिए भी दिल दहलाने वाली है क्योंकि बूचा में रूस की बमबाजी में 419 लोगों की मौत हुई थी और रूस का ये नरसंहार इन कब्रों से उजागर हुआ है। वैसे रूस यूक्रेन महायुद्ध को 6 महीने गुजर चुके हैं। आज के दिन यूक्रेन को आजादी मिली थी। यूक्रेन में आज नेशनल डे है और इस मौके पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यूक्रेन को अलर्ट किया है कि रूस यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाला है।